हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ अवर इन्वायरमेंट। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो देखिए, इन्वायरमेंट को हिंदी में हम पर्यावरण कहते हैं। मीन्स हमारे आसपास का जो आवरण है जिसमें फिज़िकल चीज़ें हैं, केमिकल चीज़ें हैं एंड बायोलॉजिकल चीज़ें हैं और इनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है यही इन्वायरमेंट कहलाता है। वैसे तो हमने ये शब्द टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर पे एंड अपने आसपास के लोगों के मुंह से सुना हुआ है। और इन्वायरमेंट जैसे हम कहते हैं कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चे के लिए, वैसी ही चीज़ें वो सीखता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही बच्चा 80% सीखता है, जबकि जो जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने फोर फादर से मिलती है वो ओनली 20% ही होती है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का मानना है। तो इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या इश्यू हैं एंड इन्वायरमेंट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हेडिंग है वो है आपका इकोसिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस बीइंग एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड द मेंटेन ऑफ बैलेंस इन नेचर। इकोसिस्टम यही होता है। देखिए, हमारे आसपास जितने भी सारे प्लांट और एनिमल हैं ये क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। और जितने भी सारे जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे आपकी सॉइल है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्शन करती है और इस नेचर को बैलेंस रखती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें अब कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स जैसे कि मैंने कहा, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, तो इन बीच का ही जो इंटरेक्शन है वही आपका इकोसिस्टम है। इसीलिए इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स से, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। एंड अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है आपका नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे आपके टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है एंड मिनरल है। ठीक है, इन दोनों के आपस के बीच का इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट अ गार्डन यू विल find different plants such as grasses, trees, flower bearing plants like rose, jasmine, sunflower and animals like frog, insect and bird. All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and their activities are affected by the abiotic components of ecosystem. देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लांट्स आपके होते हैं, ग्रास होती है और एनिमल होते हैं, तो वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। जैसे आपके जो इंसेक्ट हैं, ठीक है, वो क्या खाएंगे, आपके फूलों से नेक्टर चूसेंगे या फिर ग्रास खाएंगे। अब वो इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, या इंसेक्ट को बर्ड खाती है। तो आपस में इंटरेक्शन है। अभी इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब ऐसा इंटरेक्शन जिसमें फ़ायदा होता है, वो आपका पॉजिटिव है। अगर नुकसान हो रहा है तो वो नेगेटिव है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। अब इसकी बात है, सो अ गार्डन इज़ एन इकोसिस्टम। इसीलिए जो गार्डन होता है वो एक इकोसिस्टम कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स भी हैं जो इंटरैक्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर से। तो इस हिसाब से जो आपका इकोसिस्टम होता है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड वन इज़ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसा कि नेम से ही पता है, जो इकोसिस्टम इस हमारी धरती पे, पृथ्वी पे
फ्रीली पाया जाता है, लाइक आपके फॉरेस्ट है, पॉन्ड है एंड लेक्स हैं, इन्हें हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। और जबकि जैसे कि हमने अभी गार्डन का एग्जांपल पढ़ा, देखो गार्डन हमारे अर्थ में अपने आप ही नहीं पाया जाता, हम उसे बनाते हैं। क्रॉप फील्ड एक इकोसिस्टम है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में जैसे आपका, और एक्वेरियम एक इकोसिस्टम है जिसको हम बना रहे हैं, तो इसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें सीख ली, पहली बात तो इकोसिस्टम क्या होता है, दूसरी चीज़ हमने उसके कंपोनेंट्स सीख लिए, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स, और थर्ड चीज़ हमने ये सीखी कि इकोसिस्टम दो टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट पेज में है, we have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their substances from the environment। मीन्स अपने भरण पोषण को वो किस प्रकार से करते हैं, उनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब देखिए प्रोड्यूसर्स जैसा कि नेम से ही हमें पता चल रहा है, जो प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉफ्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल होता है, जो सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं, सोलर एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, वो आपके कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, या तो वो प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे या फिर वो इनडायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, या फिर वो अदर जो कंज्यूमर्स हैं उनको वो खाएंगे, तो इन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भी आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट, कंज्यूमर्स आपके अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, लाइक आपका है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, इसे आप अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स जो इन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स की जो डेड बॉडीज़ होती है उनको डिकम्पोज कर देते हैं, मीन्स उसको, वो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। जैसे कुछ बैक्टीरिया और आपके फंगस होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये सब हमने जो पैराग्राफ इतना है सब हमने समझ लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो कंज्यूमर कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट, ठीक है। ये आपके हम कंज्यूमर्स को डिवाइड करते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो ओनली प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो ओनली फ्लैश खाते हैं। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो बोथ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट प्लस आपका फ्लैश दोनों खाते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, देखिए पैरासाइट आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह के, या तो वो बाहर से रहेंगे या वो अंदर से रहेंगे, वहाँ रह के न्यूट्रिशन सक करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए इमेजिन the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died, ठीक है। आपने इमेजिन एक सिचुएशन कीजिए कि जहाँ पर एक एक्वेरियम है जिसकी आपने उसको साफ़ नहीं किया, जहाँ पर कुछ जो मछलियाँ हैं और जो प्लांट हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइड, क्या होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी सड़ने गलने लगती है। ये कैसे होता है, ये होता है हमारे इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे, हमारी नेकेड आई से भी नहीं दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं आपके बैक्टीरिया एंड फंगी, वो इन्हीं डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। और दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को और भी ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में
तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देखो क्या सीखते हैं, डिकम्पोजर्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमारी अर्थ के लिए। सबसे पहली बात तो वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को क्लीन करने का काम करते हैं। सपोज़ अब देखो अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते हमारे इन्वायरमेंट में तो जिनकी भी डेथ होती उनकी बॉडी एज इट इज़ पड़ी रहती, ठीक है। दूसरी बात वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो भी उनकी बॉडी में जो मिनरल्स थे वो वापस से रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, ठीक है, और सॉइल में रिप्लेनिश्ड को कर देते हैं। तो देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी डिकम्पोजर्स की, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन भी किया है इफ़ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर एक्टिविटी को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। While creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat others? What would have happened otherwise? ठीक है, make group and discuss how each of above group of organism are dependent on each other. Write the aquatic organism in order to who eats whom and from a chain of the least 3 स्टेप, ठीक है, मतलब कौन किसको खाता है इसके बारे में इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि फूड चेन के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि आपको एक्वेरियम में देखना है और वहाँ पर कि जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, लिविंग थिंग्स के बीच में, जैसे ग्रास होती है, ग्रास को आपके कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है, उसे फिर फ्रॉग कहता है। तो ये आपकी एक फूड चेन है, ठीक है, जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। तो इसी बेसिस पे आपका आगे को दिया गया है कि फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसे समझ लेते हैं। इन एक्टिविटी 15.4 we have formed a series of organisms feeding on one another, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे को खाते हैं लेकिन एक सीक्वेंस में। ऐसा नहीं होता कि फ्रॉग ने इंसेक्ट खाया तो इंसेक्ट फ्रॉग को खाएगा, ठीक है, एक दूसरे को खाने का मतलब ये नहीं है, इसका एक सीक्वेंस है। This series or organism taking part at various biotic levels form a food chain। देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी आपको फूड चेन दी गई है, जैसे कि यहाँ पर एक आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स को यहाँ पर हिरन ने खाया, ठीक है, उसको टाइगर ने खाया, तो ये एक फूड चेन है। दूसरी है यहाँ पर ग्रास है, ग्रास को आपने ग्रास हॉपर ने खाया, फिर फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, तो ये भी एक अनदर फूड चेन है। और नंबर 3 है, देखो यहाँ पर फिर अगेन ग्रास है, फिर उसको स्कॉर्पियन ने खाया, फिर उसको फिश ने खाया, उसको फिर सॉन ने खाया। तो यहाँ पर 3 टाइप की फूड चेन है जो एक सीक्वेंस में है, तो इन्हें हम लेवल्स कहते हैं। तो हमेशा जो फर्स्ट होता है उसे हम फर्स्ट लेवल कहते हैं, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। आपको इस जो यहाँ आपके पैराग्राफ दिए गए हैं उसमें यही बात समझाई गई है कि हमेशा जो फूड चेन में जो लेवल्स बनते हैं, पहला वाला ये लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये थर्ड लेवल है। इस वाली सेकंड वाली फूड चेन की बात करें तो ये पहला लेवल है आपका, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और उसी तरह से ये पहला लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप एक बात नोट करें, किसी भी फूड चेन में जो पहला लेवल है वो हमेशा प्रोड्यूसर्स हैं, मीन्स ग्रीन प्लांट हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो एनर्जी उसके बाद इन कंज्यूमर्स के पास जाती है। पहले इसके पास गई, फिर इसने इसको खाया तो फिर इसके पास गई। सेम चीज़ इसके साथ भी हो रही है और इसके साथ भी हो रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि कैसे जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं आपके, कैसे एनर्जी का फ्लो पहले ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कैसे ये जाता है, ठीक है। We know that the food we eat act as a fuel to provide us energy to do work। हमें जैसे कि पता है जो खाना होता है वो हमारे लिए एज अ फ्यूल होता है, तभी जाके हमें एनर्जी मिलती है और हम वेरियस टाइप ऑफ वर्क कर पाते हैं। Thus the interaction among various component of
द इन्वायरमेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया कि एनर्जी का फ्लो होता है पहले ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। As we have studied, the autotrophs capture energy present in sunlight and convert into chemical energy। बहुत ही important लाइन जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताई कि जो सनलाइट की जो सोलर एनर्जी है उसको जो प्लांट्स होते हैं वो किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटी ऑफ लिविंग बर्ड। From autotrophs the energy goes to the heterotrophs and decomposers। ठीक है, heterotrophs के पास जा रही। heterotrophs आपके कौन हैं? ऑब्वियसली कंज्यूमर्स हैं। फिर कंज्यूमर्स को भी कौन सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहा है, डिकम्पोजर, तो वो एनर्जी उनके पास जा रही है। इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है ट्रॉपिक्स लेवल में। हाउएवर एज वी saw in a previous chapter on sources of energy, हम देखो sources of energy हमने क्या सीखा था। जब भी आपकी वेरियस टाइप ऑफ जो एनर्जी है उनका जब फॉर्म चेंज होता है तो कुछ एनर्जी आपकी वेस्ट जाती है इन्वायरमेंट में, जिसको हम यूज़ दोबारा नहीं कर सकते। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और सेम चीज़ होती है यहाँ पे भी। जब आपके प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, वहाँ से एनर्जी आपकी कहाँ जाती है, सेकेंडरी। या फिर मैं कहूँ जो आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पर एनर्जी कहाँ से आ रही है, ऑब्वियसली सन से आ रही है। तो सन के पास जितनी एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी एनर्जी आपके जो सोलर एनर्जी प्लांट केमिकल एनर्जी में जो चेंज कर रहे हैं वो सब के सब नहीं हो पाती, वो कुछ वहाँ पर लॉस होता है। उसी तरह से ट्रॉपिक जो पहला ट्रॉपिक लेवल है उससे सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे जब एनर्जी फ्लो होगी तो वहाँ पर कुछ लॉस होगा। उसके बाद थर्ड वाले में जाएगी तो वहाँ पर कुछ लॉस होगा। इसीलिए यहाँ पर आपके एनर्जी का लॉस होता है आपके इन्वायरमेंट में, जो उसका हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है आपका द flow of energy between various components of environment that has been extensively studied and it had been found that। अब देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल भी आपका दिया गया है और जैसे कि मैंने कहा कि पहला ट्रॉपिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर्स होगा, सेकेंडरी आपके कंज्यूमर्स। सब कंज्यूमर्स भी 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, यहाँ पर आपके छोटे छोटे वाले आएंगे, ये मिडिल आएंगे, ये आपके जो हायर हैं जैसे लायन है, टाइगर है, इस टाइप से। चलिए अब इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले द ग्रीन प्लांट्स in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaf and convert it into food energy। अब देखिए यहाँ पर सपोज कोई लीव है और यहाँ पर आपका सन है। अब इस लीव में जितनी भी एनर्जी आपकी आ रही है तो इसका केवल 1% ही वो इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि आपकी जो सन की जो एनर्जी है उसका केवल 1% ही कन्वर्ट हो पाता है सोलर से केमिकल एनर्जी में। तो आई होप पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है when green plants are eaten by primary consumer, मीन्स जो ये प्रोड्यूसर है इनको अब ये प्राइमरी कंज्यूमर जो खाएंगे, the great deal of energy is lost as heat to environment, some amount goes into digestion and in doing work and the rest goes towards growth and reproduction. An average of 10% of food eaten is turned into the own body and made available for the next level of consumers। तो देखिए इसके पास जितनी भी एनर्जी आएगी, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास समझ लो 10,000 जूल एनर्जी आई, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कहने का मतलब है, अब इन प्रोड्यूसर्स को जो पहला कंज्यूमर खाएगा उसके पास केवल इसका 10% ही जाएगा, 10% एनर्जी इसकी जाएगी, ठीक है। 10% एनर्जी का यहाँ पर लॉस होगा।
लॉस होगा तो प्राइमरी के पास कितनी आएगी, 1000 आएगी। उसी तरह से 1000 जो जूल एनर्जी वाले सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे, अगेन 10% जाएगा तो 100 आएगा। उसी प्रकार से टर्सरी में कितना पहुंचेगा, 10। तो इस प्रकार से फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, 10% आगे बढ़ती है किसी भी फूड चेन में। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि सन से 1%, फिर फूड चेन में जो एनर्जी आगे को बढ़ती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, तो वो 10% ही पास हो पाती है। Therefore 10% can be taken as average value of amount of organic matter that is present at each step and each reaches the next level of consumer। ये पॉइंट आपको मैंने अभी अभी समझा दिया है। Since so little energy is available for the next level of consumers, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The loss of energy each step is so great that very little usable energy remains after 4 ट्रॉपिक लेवल। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओनली 10% ही एनर्जी आगे को फ्लो हो पाती है। तो इस वजह से जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं वो 4 लेवल या 3 लेवल्स तक ही होते हैं, बहुत ही कम होते हैं कि जो 4-5 लेवल तक पहुंचते हैं। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर जनरली greater number of individuals at the lower trophic level of an ecosystem, the greatest number is of the producers। मीन्स इस यहाँ पर यह है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मोस्टली उनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है किसी भी पहला ही ट्रॉपिक लेवल है किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है। प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा होती है तभी जाके उसको खाने वाले की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more kind of organism which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as the series of branching line called a food web। अब इस बात को मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, जैसे कि ग्रास है, ठीक है, ग्रास है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि इस ग्रास को केवल ग्रास होपर ही खाए, इसको आपका डियर भी खाएगा, ग्रास होपर भी खाएगा, ठीक है, और आपके जो भी हर्बीवोर्स हैं वो भी खाएंगे। अब इस डियर को लायन ने खाया, लेकिन क्या ये डियर को केवल लायन ही खाएगा? नहीं, इस डियर को टाइगर भी खा सकता है, जैकॉल भी खा सकता है। तो इस प्रकार से कि हमेशा जो फूड चेन है वो एक स्ट्रेट लाइन ही नहीं होता। ये नहीं होता कि ग्रास है तो उसको ग्रास ऊपर ही खा रहा, कोई और नहीं खा रहा, या फिर जो ग्रास ऊपर है उसको मेढक ही खा रहा, कोई और अदर एनिमल नहीं खा रहा, ऐसा नहीं होता है। वेरियस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को खा रहे हैं। तो ये सब जो आपकी एक वेब टाइप का जो बनता है उसी को हम फूड वेब कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए आसानी से देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर आपको ग्रास दी है, इस ग्रास को आपके माउस भी खा रहा है, कुछ इंसेक्ट भी खा रहे हैं। अब और ये जो माउस है आपका यहाँ पे ग्रास भी खा रहा है। अब इस माउस को देखो यहाँ पे बिल्ली भी खाती है, स्नेक भी खाता है। उसी तरह से जो रैबिट है आपका, ग्रास को रैबिट भी खाता है। अब रैबिट को यहाँ पर ये जो भी बनाया गया है वो भी खा रहा है। तो आप मेरे कहने का मतलब जो है उस चीज़ को आई थिंक समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी सारे पॉइंट हैं वो यही बातें लिखी गई हैं। बस एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है किसी भी फूड चेन में वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है। देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी, अभी हमने जो 10% लॉ सीखा कि फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो 10% ही आगे को बढ़ता है, इसको हम 10% लॉ भी कहते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ग्रीन प्लांट थे उसको ग्रास हॉपर ने खाया तो प्लांट की एनर्जी ग्रास हॉपर के पास चली गई, फिर उस ग्रास हॉपर को मेढक ने खाया, फ्रॉग ने खाया, तो ग्रास हॉपर की एनर्जी मेढक में चली गई। लेकिन ऐसा ये चीज़ रिवर्स नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि ग्रास हॉपर मेढक को खा लेगा या फिर ग्रास
उस ग्रास हॉपर को खा लेंगे, ऐसा नहीं होता, एनर्जी बैक फ्लो नहीं होती है, ठीक है। इसलिए जो फूड चेन एक सीक्वेंस में होती है तो वो हमेशा आगे को बढ़ती है, एनर्जी पीछे को नहीं आती है। तो यही इसका मतलब है कि यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है, यहाँ पर से देखिए, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज़ हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन, कि हमारी बॉडी में या फिर जो भी फूड चेन में जो भी एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी में कुछ केमिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। यू हैव रीड इन क्लास 9th हाउ वाटर गेट्स पोल्यूटेड। आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि वाटर कैसे पोल्यूटेड होता है। वन ऑफ द रीज़न इज़ द यूज़ ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज़ एंड पेस्ट। दीज केमिकल्स आर ईदर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज़। देखिए, हम क्रॉप को अच्छी पैदावार के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। जो पेस्टिसाइड या तो आपकी वाटर में फिर मिक्स हो जा रहे हैं या फिर आपकी सॉइल में चले जा रहे हैं। अब देखो, अगर वो पेस्टिसाइड सॉइल में चले गए, उसको कौन सक कर रहा है? ऑब्वियसली प्लांट सक कर रहे हैं। अब वो आपके केमिकल्स प्लांट की बॉडी में चले गए हैं। अब उनका यूज़ करके प्लांट्स क्या बनाएंगे? आपके खाना बनाएंगे। अब खाने को कौन यूज़ कर रहा है? हम लोग खा रहे हैं। तो या फिर किसी भी, अगर डियर ने खाया सपोज, तो वो केमिकल्स डियर के अंदर चले गए। अब उस डियर को किसने खाया? लायन ने खाया, तो वो केमिकल लायन में चले गए। और ये केमिकल्स कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इस प्रकार से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स जो हैं वो फूड चेन में आ जा रहे हैं और आपके जो हायर ट्रॉपिक लेवल है वहाँ तक वो एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं। इसे एक टर्म कहा गया है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यहाँ पर आपका समझाया गया है। देखो, दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारी एक्टिविटी कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। तो देखिए, ओजोन लेयर, सबसे पहली बात यहाँ पे ओजोन लेयर की बात कही है कि एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, और ये कैसे डिप्लीट हो रही है और ये मतलब कम हो रही है। सबसे पहली बात, ओजोन लेयर है क्या और कैसे फॉर्म्ड होती है। तो देखिए, एज यू नो, हमारी जो इन्वायरमेंट में O2 गैस है, ठीक है, तो इस पर जब अल्ट्रा वायलेट रे पड़ती है तो इसको ब्रेक डाउन करती है, फ्री ऑक्सीजन बना देती है, ठीक है। अब जो ये फ्री ऑक्सीजन है ये आप फ्री स्टेट में नहीं रह सकती, जो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये उसके साथ रिएक्शन करके इसको ट्राई एटॉमिक बना देती है। यही आपका क्या है? ओजोन है। तो इस तरीके से आपकी ओजोन फॉर्म्ड होती है। दूसरी चीज़, अभी ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इसका वर्क क्या है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करना या फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देना, इसका फंक्शन होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज अ शील्ड ये वर्क करता है। इट शील्ड द सरफेस of the earth from ultraviolet radiation from the sun. This radiation is highly damaging the organism. For example, it is known as cause skin cancer in human being, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है बहुत ही हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, जिससे स्किन कैंसर्स की बीमारियां होती हैं। बाकी यहाँ पर सिखाया गया है कि कैसे ओजोन लेयर फॉर्म्ड होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, द अमाउंट ऑफ ओजोन in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. 1980s से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होनी शुरू हो गई है। This decrease has been linked to synthetic chemical like chlorofluorocarbon which are used as refrigerant and in fire extinguisher, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर या फिर रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनमें CFC गैस का यूज़ किया जाता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीडेड इन फॉरेजिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट
1986 levels. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerator throughout the world. ठीक है, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने कहा रेफ्रिजरेटर से CFC गैस का यूज़ किया जाता था जो बहुत नुकसान करती है। तो उसके बाद एक एग्रीमेंट किया गया कि आज के बाद पूरे संसार में कोई भी ऐसे रेफ्रिजरेटर का उत्पादन नहीं किया जाएगा जिसमें CFC गैस यूज़ होती हो। ठीक है, अब है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब देखो जो हमारी जो संख्या है, जनसंख्या है, वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और हम अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा बनाने के चक्कर में बहुत सारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है उनका हम यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत बात है। अब उनको हम यूज़ करके फेंक दे रहे हैं। सुबह कूड़ा वाला आता है, कूड़ा ले जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसका होता क्या है? ठीक है, वो भी कहीं जाके उसको फेंक दे रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आपके प्रोडक्ट होते हैं वो आपके डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में समझाया है वो कैसे। देखो हमारी बॉडी में आपने जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर था वो देखा कि हम जो भी फूड कंपोनेंट खाते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में पर्टिकुलर आपके एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एंजाइम आके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेगा या कोई भी प्रोटीन को, नहीं, उनके लिए स्पेसिफिक एंजाइम है और उसका स्पेसिफिक वर्क है। तो इसी तरीके से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उन हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे कोई बैक्टीरिया ही नहीं है जो उनको क्या कर पाएँ, उनको जो डिकम्पोज कर पाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो गार्बेज होता है वो दो प्रकार का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो जिन्हें हम छोटे छोटे पार्ट्स मतलब उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे आपके प्लास्टिक्स हैं एंड आपके जो DDT हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स की मैंने बात करी थी, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेयरएज जो बायोडिग्रेडेबल हैं वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं जैसे आपका जो पेपर है या फिर जो आपके डिकम्पोज हो जाते हैं ऑब्वियसली, वो आपके बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। तो एक आपके यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी क्या मतलब, थोड़ा सा एक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। थिंक ओवर इट, डिस्पोजल कप्स इन ट्रेन। एक्चुअली पहले क्या होता था कि जो ट्रेन्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो चाय वगैरह दी जाती थी वो प्लास्टिक के डिस्पोजल वाले ग्लासेस में दी जाती थी। ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें वापस किया जाता था उस वेंडर को। लेकिन जब इनका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होने लगा तो इन पर रोक लग गई। उसके बाद वहाँ पर उसकी जगह पर जो कागज़ वाले डिस्पोज़ल है उसका यूज़ किया गया। क्यों? क्योंकि कागज़ वाले जो डिस्पोज़ल हैं वो आसानी से डिग्रेडेड हो सकते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल हैं। और इसकी जगह हम अर्थ जो बने कुल्हड़ हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो कुल्हड़ बनाने के लिए हमें सॉइल चाहिए और उतनी सॉइल हम कहाँ से लाएंगे? अगर हम टॉप सॉइल अगर लेते तो टॉप सॉइल ख़त्म हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या बचता है? जो कागज़ के आपके डिस्पोजल होते हैं। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर अवर एनवायरनमेंट और इससे रिलेटेड इशू क्या क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसके आपके फूड चेन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपकी जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम अब देखेंगे इनके क्वेश्चंस आंसर को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। Bye bye.